दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी थी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वह नहीं देखा तो पहले आप वह देखें, इससे आपकी क्या अच्छी समझ विकसित होगी। आज हम बात करेंगे उसके पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने इसरो के बारे में काफ़ी कुछ बात जान ली थी। आज हम बात करेंगे इसरो के अधीन जो कार्यरत संस्थान है उनके बारे में। पहला संस्थान आता हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे VSSC कहते हैं। दूसरा UR राव उपग्रह केंद्र या UR राव सैटेलाइट सेंटर। तीसरा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहते हैं। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र या लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे LPSC भी कहते हैं। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। तो ये 5 सेंटर तो हमने देखे। छठा सेंटर आता हमारा मुख्य नियंत्रण सुविधा या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। क्या मुख्य नियंत्रण सुविधा या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। फिर आता मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। क्या मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क या इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। क्या भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क या फिर हमारे इंडियन डीप नेटवर्क स्पेस नेटवर्क। फिर आता हमारा इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर। क्या इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। फिर आता हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और लास्ट हमारा क्या आता है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो इस तरह हमने देखा इतने सारे जो हमने सेंटर्स देखे। अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला सेंटर आता हमारा कौन सा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो हम देख सकते हैं। इस चैनल का भी नाम है और ये नाम हमारे विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि वे हमारे और पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंतरिक्ष के मामले में आइडल रहे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो तिरुवनंतपुरम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको बनाया गया है। बात करें, इसको पहले ट्रेल्स के रूप में जाना जाता है। पहले आपने यदि सुना, हमारे पिछले लेक्चर को यदि आपने देखा है तो हमने बताया था ट्रेल्स के अंदर क्या था कि विक्रम जो पहला साउंडिंग रॉकेट था नाइक अपाचे, उसको प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? हमारा ट्रेल्स के अंदर। तो वही ट्रेल्स है जिसको अब किस नाम से जाना जाता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV GSLV, ये क्या है, हमारे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर ही विकसित किए जाते हैं। क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर ही इसको विकसित किया जाता है। अब हम बात करेंगे UR राव उपग्रह केंद्र की। किसकी? UR राव उपग्रह केंद्र की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, हमारे बेंगलुरु कर्नाटका में। क्या? बेंगलुरु कर्नाटका में ये स्थित है। UR राव उपग्रह केंद्र पर उपग्रह और स्पेस क्राफ्ट विकसित किए गए। क्या? UR राव उपग्रह केंद्र पर हमारे उपग्रह और स्पेस क्राफ्ट विकसित किए जाते हैं। फिर आता है हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो स्थिति की बात करें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसको स्थापना की गई है। अन्य नाम की बात करते हैं श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। क्या? श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज के अंदर इसको स्थापित किया गया। इसका अन्य नाम है ये, जो हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। भारत में उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किए जाते हैं। जितने भी उपग्रह हमारे, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किए जाते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हमारे उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर भूमध्य रेखा के पास स्थित है। कहाँ पे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हमारे उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के रॉकेट लॉन्चिंग साइट है। क्या भारत की रॉकेट लॉन्चिंग साइट कौन सी है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हमारी रॉकेट लॉन्चिंग साइट, आप इसको याद रखेंगे। फिर अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। भारत में एक अन्य रॉकेट लॉन्चिंग साइट तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम या तुत्तुकुड़ी में विकसित की जा रही है। एक और हमने क्या रॉकेट लॉन्चिंग साइट है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम, जो तुत्तुकुड़ी है, वहाँ पे भी बनाई जा रही है। आप इसे भी याद रखेंगे। तुत्तुकुड़ी को पहले तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता है। आज उसे तुत्तुकुड़ी कहते हैं, लेकिन तूतीकोरिन के नाम से पहले इसको जाना जाता था। अब हम बात करेंगे द्रव नोदन प्रणाली या लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की। इसकी द्रव नोदन प्रणाली या फिर हमारा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, तो इसकी बात करें तो यह हमारे तिरुवनंतपुरम केरल और बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। द्रव नोदन प्रणाली ठोस व तरल प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन और विकास का कार्य करता है।
ये क्या करता है, हमारी ठोस एवं तरल प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन और विकास का कार्य करता है कौन, हमारा LPSC। अब हम बात करेंगे इसरो प्रपल्सन सिस्टम की। किसकी? इसरो प्रपल्सन सिस्टम की बात करें तो महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु के अंदर इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पे महेंद्रगिरी हिल्स है हमारी तमिलनाडु के अंदर, इसको स्थापित किया गया हमारे। इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स पूर्व में लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर के रूप में भी जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? हमारे लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम के रूप में इसको जाना जाता था। इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स अपर स्टेज तरल प्रणोदक और क्रायोजेनिक इंजन के विकास से संबंधित कार्य करता है। तो हमारे इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स क्या कार्य करता है हमारे? ये अपर स्टेज तरल प्रणोदक और क्रायोजेनिक चरण के विकास से संबंधित कार्य करता है। कौन? इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स। फिर छठा आता हमारा मुख्य नियंत्रण सुविधा या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। किसकी बात करें? मुख्य नियंत्रण सुविधा या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की बात करें, जिसे MCF भी कहते हैं। तो ये हमारे कहाँ स्थित है? ये हमारे हासन जो हमारे कर्नाटका में है और भोपाल मध्य प्रदेश में। तो हमारे दो जगह पर हमारे ये मुख्य नियंत्रण सुविधा या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो एक तो हमारे कर्नाटका में हासन जिले में और एक हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में। अब इसका कार्य क्या है? भारत में इसरो के सभी भू स्थिर या भूतुल्यकालिक जो उपग्रह है इनकी निगरानी नियंत्रण मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र में किया जाता है। तो आप इसे देख सकते हैं, मुख्य नियंत्रण सुविधा या मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की बात तो हमने इसको देखा। फिर अगला आता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र या नेशनल रिमोट सेंसिंग। क्या? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र या नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात करें तो कहाँ स्थित है? ये हमारे हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है ये। अब ये इसका कार्य क्या है? हमारे सुदूर संवेदी उपग्रहों से प्राप्त डेटा को, जो भी हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं इनसे जो डेटा हमें प्राप्त होता है, इनको विभिन्न तकनीकों और अनुप्रयोगों के साथ, इनको क्या करना है? विभिन्न तकनीकों और अनुप्रयोगों के साथ राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र में संग्रह करना और उनको संसाधित करना। तो आप इनको याद रखेंगे क्या क्या, कि इसका कार्य क्या है कि सुदूर संवेदी जो उपग्रह है वहाँ से डेटा प्राप्त करना है। फिर उन जो डेटा प्राप्त हुआ उन डेटा को विभिन्न तकनीकों और अनुप्रयोगों के साथ राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र में संग्रह करना और संसाधित करना। अब बात करेंगे तो ये हमारे केंद्र कहाँ कहाँ पे, ये हमारे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से? कि हमारे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कितने? तो इसके 6 के क्षेत्रीय केंद्र हैं। एक तो हमारे उत्तराखंड में जो देहरादून है वहाँ पे, जोधपुर है राजस्थान में वहाँ पे। तीसरा आता हमारा नागपुर महाराष्ट्र में। तीसरा कहाँ आता हमारा? नागपुर महाराष्ट्र में। चौथा बेंगलुरु कर्नाटका में। पाँचवा हमारा खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। छठा हमारा शिलोंग मेघालय के अंदर। तो हम देख सकते हैं 6 हमारे क्या है जो इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिनको हम दोबारा देख लेते हैं। जो हमारे सुदूर संवेदी उपग्रह है उनके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। तो हमारे देहरादून तो उत्तराखंड में, राजस्थान में जोधपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, कर्नाटका में बेंगलुरु और जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे खड़गपुर, और मेघालय है तो मेघालय में कहाँ? शिलोंग में। तो हमारे 6 क्षेत्रीय केंद्र है। फिर आता हमारे कौन सा? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। आपको केवल इनके बारे में इतनी ही जानकारी काफ़ी है, क्योंकि परीक्षा में पूछा तो जाता है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। आपको इससे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? हमारे मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो ये कहाँ स्थित है? तो हाल ही में गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, क्या? भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम या इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इसके तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को स्थापित किया गया है। क्या किया गया? मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को स्थापित किया गया है। बात करें भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, क्या भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क की बात करें या फिर इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, तो ये भी बनाया गया है। तो कहाँ स्थित है? ब्यालालू गांव कर्नाटका के अंदर। क्या? ब्यालालू गांव कर्नाटका के अंदर। अब इसका कार्य क्या है? भारतीय अंतरिक्ष गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, जिसे ISTRAC भी कहते हैं, ठीक है, इसकी सहायता से अंतर्ग्रहीय मिशन के साथ संपर्क स्थापित करता है। ये कौन? भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क क्या करता है? ISTRAC, जो ISTRAC है इनकी सहायता से अंतर्ग्रहीय मिशन के साथ संपर्क स्थापित करता है। अब ये आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ है? जैसे हमने एक उपग्रह भेजा चंद्रमा पर, अब चंद्रमा से जो भी डेटा प्राप्त होता है हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ मिट्टी है नहीं है, पानी है नहीं है, पहुँचा है नहीं पहुँचा है? तो ये कार्य कौन करता है? ये हमारे भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क करता है। लेकिन कैसे करता है? ISTRAC की मदद से।
किसकी मदद से करता है? IST-RSC की मदद से ये करता है। और IST-RSC का मतलब होता है हमारे इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड नेटवर्क कमांड। क्या? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड नेटवर्क कमांड, इसकी सहायता से यह पता लगाता है। हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड नेटवर्क कमांड। अब बात करते हैं इसी के बारे में, बात कर लेते हैं ये क्या है। तो हमारे इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क की बात करें, IST-RSC, तो IST-RSC ग्राउंड स्टेशन का वैश्विक नेटवर्क है। क्या? जितने भी हमारे ग्राउंड स्टेशन हैं उनका एक वैश्विक नेटवर्क है जो उपग्रह और प्रक्षेपण यान मिशनों को टेलीमेट्री ट्रैकिंग और निर्देशन में सहायता करता है। क्या? टेलीमेट्री ट्रैकिंग और निर्देशन में सहायता करता है। पूरी दुनिया में ये कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत का है तो उसको अमेरिका नहीं उपयोग कर सकता है। भारत की परमिशन लेके अमेरिका उपयोग कर सकता है। और भारत क्या है, अमेरिका के जो हमारा IST-RSC केंद्र है, सेंटर है, उनका उपयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें सूचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कोई देश क्या है ज़्यादा नाक नहीं लगा सकता कि नहीं हमारे देश के हैं, हम आपको उपयोग नहीं लेने देंगे। ऐसा नहीं होता नॉर्मली। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे देश के सेंटर होते हैं उनका उपयोग कर लिया जाता है। अब बात करेंगे भारत की, तो भारत में कौन कौन सी जगह पे ये केंद्र बने हुए हैं। तो IST-RSC के भारत में कौन कौन से केंद्र है? एक तो हमारे पोर्ट ब्लेयर में, जो कहाँ पे हमारे अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर में क्या है? अंडमान में हमारे जो केंद्र है। दूसरा हमारा तिरुवनंतपुरम, जिसको त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। क्या? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, वह सेंटर है IST-RSC का। फिर एक हमारा बेंगलोर कर्नाटका में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये हम बात करें IST-RSC की, जो हमारे अंतर्ग्रह मिशन होते हैं, अर्थात जो दूसरे ग्रह पे हमारे जो उपग्रह जाते हैं, जैसे हमने मंगल ग्रह पे भेजा, हमारे दूसरे देश के जो उपग्रह जाते हैं, जैसे लूनर मिशन होते हैं, बहुत सारे मिशन होते हैं। तो हम उनकी बात करें तो उनके उपग्रह जब वहाँ जाते हैं तो संपर्क तो किसी से भी साधा जा सकता है। क्या? संपर्क तो किसी से भी साधा जा सकता है। तो हो सकता है कि उसका संपर्क उनसे ना हो पाए, हमारे से हो जाए, तो हम इनसे आप जो भी संपर्क होगा वो सारी जानकारी देंगे। तो भारत के कौन कौन से सेंटर हमारे इसके दोबारा देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो पोर्ट ब्लेयर, केरल में त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक में बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश में हरिकोटा और उत्तर प्रदेश में कौन सा? लखनऊ। ये हमारे IST-RSC के सेंटर है। अब बात करते हैं IST-RSC के विश्व में कौन से केंद्र है। क्या दुनिया में कौन कौन से केंद्र है उनकी बात करें तो दुनिया में भारत के कौन कौन से केंद्र है? एक तो मॉरिशस में, एक इंडोनेशिया, वियतनाम, रूस, नॉर्वे, पनामा। तो 6 देशों में हमारे क्या इनके केंद्र हैं, जहाँ पे भी हम संपर्क करने के लिए कह सकते हैं कि हमारा यहाँ से बात नहीं हो रही तो तुम देख लो, एक बार बात हो जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या फिर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SSC की बात करें तो कहाँ स्थित है ये? गुजरात में जो अहमदाबाद है वहाँ पे, और दिल्ली में। 2 जगह है हमारे पे। कहाँ? अहमदाबाद में जो गुजरात में, और दिल्ली में। 2 जगह हमारे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, जिसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी कहते हैं। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न एप्लीकेशन प्रणालियों के अनुसंधान और विकास का कार्य करता है, जैसे कि हमारा दूरसंचार, सुदूर संवेदन, उपग्रह, नौवहन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित सारे कार्य करता है। कौन? हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर आता है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। क्या? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। ये हमारे कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, IFSR की रिपोर्ट आती है, उसमें आपने ये सेंटर देखा ही होगा, देहरादून उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट वहीं से छापी जाती है हर 2 साल के अंदर। और हाल ही में जो हमारे 21 दिसंबर में इसकी नई रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आए। तो वही बात कि जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है देहरादून, ये क्या करता? पूरे देश में जो वन की जो स्थिति है, कौन कौन से वन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं, उनके बारे में जांच करता है। तो इसके बारे में भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो। अब बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक नई चीज़ की। नई चीज़ आती है हमारी कौन सी? उपग्रह की कक्षाएं। किसकी? उपग्रह की कक्षाओं की बात करेंगे, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करें सबसे पहले आती है हमारी निम्न भूकक्षा, जिसे LEO कहते हैं, अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं हमारी। दूसरी आती है हमारी ध्रुवीय कक्षा, जिसे पोलर ऑर्बिट कहते हैं। तीसरी हमारी आती है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जिसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। तो ये दोनों की दोनों कक्षाएं क्या होती है? लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं। क्या होती है? लो अर्थ ऑर्बिट में ही होती है दोनों की दोनों।
ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा दोनों के दोनों हमारे हमारे किसमें होते हैं, निम्न भू कक्षा के अंदर। फिर होती है एक मध्यम भू कक्षा जिसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। फिर आता है भू तुल्यकालीन कक्षा जिसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, जीईओ। और इसमें एक कक्षा होती है भू स्थिर कक्षा। इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। किस शब्द का क्या मतलब है हम सब आपको बताएंगे। अभी ये केवल सारणी है, सारणी का मजा लीजिए। फिर आगे बात करते हैं भू तुल्यकालिक या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा अर्थात जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट जिसे जीटीओ भी कहते हैं। और फिर लास्ट आती है हमारे होमन जो ट्रांसफर ऑर्बिट या होमन स्थानांतरण कक्षा। तो ये 5 कक्षाएं हैं। और छठी हमारी ग्रेवियर्ड कक्षा होती है। ग्रेवियर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इनके बारे में जान जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इतनी सारी कक्षाओं की बात की, सबसे पहले बात करते हैं कक्षा होती क्या है। कक्षा का मतलब होता है अंग्रेजी में ऑर्बिट, अर्थात कोई भी उपग्रह जो हमारे भारत दुनिया की या पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जिस क्रम में वो चक्कर लगाता है वह उसकी कक्षा कहलाती है। अब देखिए, कोई भी खगोलीय पिंड या फिर कोई उपग्रह, आप इसको परिभाषा को इसी तरह याद रखेंगे, कैसे कि कोई भी खगोलीय पिंड या उपग्रह जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कर रहा हो। तो आप इसे दोबारा से देखेंगे, कोई भी खगोलीय पिंड या उपग्रह जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कर रहा हो, तो उसका काल्पनिक पथ एक अर्थात एक अंदाजा लगाया जाता है कि यह इस तरीके से इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या परिक्रमा कर रहा है। तो उस पथ को हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो आप इसको दोबारा कैसे याद करेंगे, कोई भी खगोलीय पिंड या उपग्रह जो किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कर रहा हो, तो उसका काल्पनिक पथ क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। अब हम बात करेंगे इनके कक्षा के प्रकारों के बारे में। हमने इनके बारे में देखा, तो हमने वैसे देख लिया था, लेकिन अब इनको डिटेल से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली आती है हमारी निम्न भू कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। तो हमने देखा, पहली आती है हमारी लो अर्थ ऑर्बिट, फिर हमारे मिडिल अर्थ ऑर्बिट आती है। तो सबसे पहले लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, निम्न भू कक्षा की बात करते हैं। पृथ्वी के ऊपर की ओर, पृथ्वी से जैसे हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में, क्या 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी को निम्न भू कक्षा कहते हैं। क्या पृथ्वी की से ऊपर की ओर 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी को निम्न भू कक्षा कहते हैं। अर्थात निम्न भू कक्षा 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होती है। तो ये तो एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है कि 160 से लेकर 2000। लेकिन यदि हमें उपग्रह छोड़ना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 160 किलोमीटर पे ही उसको छोड़ देंगे या फिर खींच के हम 2000 किलोमीटर पे लेके जाएंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, निम्न भू कक्षा का उपयोग करते हैं नॉर्मली 900 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के, ये 100 किलोमीटर का एक दायरा है, उस दायरे के बीच में ही हम उपग्रह को लगाते हैं। 900 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में जो दायरा होता है उसी में हम उपग्रह को लगाते हैं, जबकि इसकी रेंज कितनी होती है, 160 से 2000 किलोमीटर। निम्न भू कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल, अभी बात करते हैं परिक्रमण काल की, मतलब कि जब हम उपग्रह को उस कक्षा में लगा देंगे तो वह उपग्रह पृथ्वी का कितने समय में चक्कर लगा देगा। तो उसकी बात करें तो ये 90 मिनट से 128 मिनट तक इसकी परिक्रमा काल की अवधि है। अर्थात वही है कि जितना नीचे लगाएंगे उतना वो तेजी से चक्कर काटेगा, जितना ऊपर लगाएंगे उतना धीरे धीरे चक्कर काटेगा। यदि नीचे लगाएंगे ज़्यादा तो नॉर्मली 90 मिनट में एक चक्कर काट देगा, अर्थात 1.5 घंटे में वह उपग्रह पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेगा। जबकि 128 मिनट की बात करते हैं, हमारे सबसे ऊपर लगा देंगे तो अधिकतम हमारी 2 घंटे और 8 मिनट में एक धरती का चक्कर लगा देगा वह उपग्रह। तो यदि आपने एक मूवी देखी हो, मूवी का नाम है पोखरण, पोखरण हमारे जॉन इब्राहिम की मूवी है पोखरण। तो उसके अंदर एक सीन आता है जिसमें क्या होता है कि जैसे हमने क्या पोखरण के टेस्ट कर रहे थे, परमाणु के पोखरण के टेस्ट कर रहे थे, तो उस समय उस मूवी के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अमेरिका के सैटेलाइट्स क्या कर रहे थे, भारत के ऊपर पूरी तरह से नज़र रख रहे थे कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। तो उसमें यदि आपने देखा हो तो भारत के अंदर जो भी चीज़ें चेक की जा रही थी, तो अमेरिका के जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स थे वह क्या करते थे, 2 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा लेते थे भारत के ऊपर से। तो पोखरण वाली जो रेंज है जहाँ से फोटोज़ ली जाती थी, तो वहाँ से क्या है हर 2 घंटे के अंदर अंदर चक्कर लगाया जाता था। तो उनमें ये ऐसा बताया जाता है कि 5 मिनट का समय रहता था, 5 मिनट के समय तक हमें सब कुछ सही करना है,
फिर वापस से वो प्रोग्राम को आगे बढ़ा देते थे। तो यदि वो सीन आप देखेंगे तो आप इन चीज़ों को ठीक से समझ जाएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बात करें हम निम्न भू कक्षा का उपयोग मुख्यतः सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए किया जाता है। किसके लिए? जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं उनके लिए किया जाता है, लेकिन परंतु इनका उपयोग संचार और नौवहन के लिए भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं इसका उपयोग और कहीं नहीं किया जा सकता, इनका उपयोग हम संचार के लिए भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निम्न भू कक्षा है, इनके उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सुदूर संवेदन के लिए इसका उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? सुदूर संवेदन के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है? जासूसी और निगरानी के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? निम्न भू कक्षा का उपयोग हम जासूसी और निगरानी के लिए करते हैं। वातावरण व जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए करते हैं इसका उपयोग। बात करें निम्न भू कक्षा का उपयोग साउंडिंग रॉकेट परीक्षण उपग्रहों के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हमने स्पुतनिक, आर्यभट्ट, भास्कर, ये जो हमारे प्रायोगिक उपग्रह थे साउंडिंग रॉकेट है, तो इनके परीक्षण के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं, ताकि पता चले कि क्या ये हमारे जो उपग्रह है ये ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए भी इन कक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी हमारे निम्न भू कक्षा में ही लगा हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, आगे हम उसको चित्र भी आपको दिखाएंगे कैसा दिखता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो बहुत सारे देशों का एक म्यूचुअल सहयोग से बनाया गया है। तो ये स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। कहाँ? 400 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और भारत ने भी मदद के लिए कहा था कि भारत को भी इसमें शामिल कर लिया जाए इसरो की मदद से, लेकिन दुनिया ने मना कर दिया। जैसे चीन को मना कर दिया था। चीन पहले जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे साथ नहीं रह सकते। फिर चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया, तियोंगांग। यदि आपको याद हो तियोंगांग के बारे में, तो एक स्पेस स्टेशन है जो हमारे किसका है? चीन का। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के हर रोज 15 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 15 चक्कर लगाता है हर रोज। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो 15 चक्कर तो आराम से लग जाएंगे। 1 घंटे से भी कम, 1 घंटे क्या 1.5 घंटे के आसपास समय लगता होगा उसे एक चक्कर लगाने में। अब हम बात करेंगे ये जो ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स के बारे में। तो इस चित्र से आप थोड़ी थोड़ी बातें तो समझ ही जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं निम्न भू कक्षा की। किसकी? निम्न भू कक्षा की बात करें तो 160 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये कक्षा होती है। कितनी? 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई। फिर आती है हमारे मध्यम भू कक्षा या मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ये 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर। कितनी? 35,786। अब ये संख्या तो आप वैसे ही देख सकते हैं कि किसमें क्या आता है? 786, 786। और ये सभी के लिए बहुत ही एक लक्की नंबर है, और इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो उस बात को छोड़िए, इस बात पर ध्यान देते हैं कि 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे मध्यम भूकक्षा या मिडिल अर्थ ऑर्बिट या MEO होती है। फिर हमारी बाहर की होती है, बाहर की क्या होती है? भूत तुल्यकालिक कक्षा या भूल तुल्यकालिक कक्षा, जिसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं। GEO क्या? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी कहते हैं, और ये 35,786 किलोमीटर पे होती है। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। दोबारा से आपको बता दें तो हमारे निम्न भू कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट हमारे 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मध्यम भू कक्षा हमारे 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे, और भूतुल्यकालिक कक्षा या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट GEO ये 35,786 किलोमीटर पे होता है। ये चित्र भी आपके लिए ही बनाया गया है। पृथ्वी पर उपग्रहों की कक्षाएं हैं, ये भी आपके लिए मार्क कर देते हैं। ये लीजिए। अब बात करते हैं ध्रुवीय कक्षा की। हम बात कर रहे हैं किसकी? लो अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे थे। तो लो अर्थ ऑर्बिट में 2 कक्षाएं होती हैं खास खास। कौन कौन सी? एक तो हमारी होती है ध्रुवीय कक्षा और एक होती है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं? एक तो ध्रुवीय कक्षा होती है और एक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा होती है। तो ध्रुवीय कक्षा निम्न भू कक्षा का ही एक विशेष प्रकार है। क्या? ध्रुवीय कक्षा क्या होती है? निम्न भू कक्षा का ही एक प्रकार है। ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती है। क्या होती है ध्रुवीय कक्षा? पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती है। और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा निम्न भू कक्षा का ही एक विशेष प्रकार होता है। तो हम इनको चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे, आपको थोड़ी इमेज से थोड़ा और समझने में आसानी रहेगी। तो ध्रुवीय कक्षा क्या होती है? निम्न भू कक्षा का एक प्रकार है। ध्रुवीय कक्षा पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के समानांतर होती है। जैसे
कि हमारी पृथ्वी है, एक तो हमारे कोई उपग्रह इस तरह से घूमे और कोई इस तरह से घूमे। तो हम बात करें किसकी, कि जो हमारे इस तरह से घूमता ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे नीचे, तो इसी हाइट पर, कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है और कोई उपग्रह इस तरह से घूमता ऊपर से नीचे, तो वो हमारी ध्रुवीय कक्षा होगी। दूसरी होती है सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा भी निम्न भू कक्षा का ही प्रकार है, और इसमें भी हमारे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष होता है। इसमें क्या होता है कि होती तो ऐसे ही है ये भी, लेकिन वो हल्का सा टिल्ट रहता है। जैसे तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ इसको, आप समझ जाएंगे। कि जैसे आपको पता है पृथ्वी ऐसे होती है, पृथ्वी कभी भी क्या कहते हैं इस तरह से नहीं होती है, इस तरह से खड़ी नहीं होती है। तो आप सोचेंगे तो फिर पृथ्वी कैसे होती है? पृथ्वी होती है 23.5 डिग्री झुकी हुई। क्या 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष क्या होता है 23.5 डिग्री झुकाव के साथ होता है। और हम यदि उपग्रह को इसी टिल्ट पर लगा दें, क्या इसी टिल्ट पर लगा देते हैं कि फिक्स 23.5 डिग्री पे, तो वो हमारा कौन सा होता है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। लेकिन होता तो वो 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में ही होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। क्यों? क्योंकि इस उपग्रह पर हमेशा सूरज का प्रकाश पड़ता रहेगा। तो ये भी हमारे 2 घंटे 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर पृथ्वी का चक्कर काट लेगा, लेकिन इस पर क्या हमेशा प्रकाश पड़ता रहेगा। लेकिन ध्रुवीय कक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि पृथ्वी उपग्रह पर सूर्य का प्रकाश पड़े। अब बात करें सूर्य तुल्यकालिक कक्षा की, तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है। जो समान अक्षांश है, तो समान अक्षांश पर क्या है? समान स्थानीय समय पर पहुंचेगा। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा का विशेष उपयोग हमारे पृथ्वी के मानचित्रण और इमेजिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा का विशेष उपयोग क्या पृथ्वी के मानचित्रण और इमेजिंग में किया जाता है। फिर आती है हमारी कौन सी? मध्यम भू कक्षा। कौन सी? मध्यम भू कक्षा आती है, जिसे मिडिल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल अर्थ ऑर्बिट या MEO कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर की ओर 2000 किलोमीटर से लेकर 35,786 किलोमीटर के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? मध्यम भू कक्षा कहते हैं। और मध्यम भू कक्षा निम्न भू कक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा इन दोनों के मध्य स्थित होती है। तो जो हमारी भूतुल्यकालिक कक्षा है, ये हमारी कितनी होती है? ये 35,786 किलोमीटर की होती है भूतुल्यकालिक कक्षा। और निम्न भू कक्षा कितनी होती है? ये हमारे 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की होती है। अर्थात इन दोनों के बीच की कक्षा हमारी कौन सी होती है? हमारी मध्यम भू कक्षा। मध्यम भू कक्षा में हमारे 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई का उपयोग करते हैं, अर्थात इस ऊंचाई पर हम उपग्रह को लगाते हैं। मध्यम भू कक्षा की बात करें तो इसमें उपग्रह का परिक्रमण काल, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है? तो वही कि सबसे नीचे लगा देंगे तो 2 घंटे लगेंगे, और सबसे ऊपर लगा देंगे तो हम 24 घंटे लगेंगे। इसको पहले भी हमने आप देख लिया था कि 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगा देंगे तो 2 घंटे में एक चक्कर काट देगी। 2 घंटे 8 मिनट लगा लीजिए। आप सोचेंगे ये 8 मिनट कहाँ चले गए? 8 मिनट भी लगा लीजिए, लेकिन अंदाजे में 2 घंटे में एक चक्कर काट लेगी। और यदि 35,786 किलोमीटर पे लगा देंगे तो 24 घंटे उसको लगेंगे। मध्यम भू कक्षा का उपयोग मुख्यतः नौवहन उपग्रह के लिए किया जाता है। किसके लिए? नौवहन जो उपग्रह होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट, इनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा नेविगेशन सैटेलाइट है GPS है, किसका? अमेरिका का। रूस का हमारा ग्लोसनास, और यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो। आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें चीन को भूल जाएं, चीन को नहीं भूलेंगे। चीन का हमारा बाइडू है, भारत का भी नाविक है। तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास नहीं है। तो इसमें क्या है, जगह कम होती है, कम जगह में कम ही उदाहरण दिए जाते हैं। तो वैसे आप याद रखेंगे, अमेरिका का क्या है? हमारा नौवहन उपग्रह GPS। रूस का ग्लोसनास। गैलीलियो किसका है? हमारे यूरोपियन यूनियन का। चीन का कौन सा? बाइडू। और भारत का कौन सा? हमारा IRNSS। जिसकी बात करें तो वो कौन सा है हमारा, जिसे नाविक भी कहते हैं। परीक्षा में आ जाए तो आप लिखने से चूकिएगा। फिर बात करते हैं, ये लीजिए आपके सामने पृथ्वी ले आया। इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपके सामने पूरी की पूरी पृथ्वी ही आ जाए। सबसे पहले बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें। लो अर्थ ऑर्बिट में 160 किलोमीटर शुरू होता है और 1000 किलोमीटर पे आके हम इसको लगा देते हैं, जो भी लगाएंगे कोई भी उपग्रह। और ये अंदाजन चलती है सारी चीज़ें। जैसे हमारे सन सिरकम्फ्रेंस ऑर्बिट का है, जैसे हमारे पृथ्वी का जो अक्ष है, जैसे पृथ्वी का अक्ष है उसी के साथ चलता है ये ऐसे। ये हमारे जो कौन सा है, ये पोलर ऑर्बिट है, ये वाला, ये
पोल के चक्कर में काटता रहता है, चाहे कोई जरूरी नहीं इसमें सूर्य का चक्कर पड़े। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है 35,800 किलोमीटर का। तो ये अंदाजन है सब, ये केवल एक समझने के पर्पज से, यदि टेक्निकल आएंगे तो हर किलोमीटर का फर्क पड़ता है। तो परीक्षा में यदि आप अंदाज़ा लिखेंगे तो आपको नंबर भी अंदाजे से ही मिलेंगे, सही नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके। अब आते हैं भू तुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये जीईओ की बात करें तो पृथ्वी के ऊपर की ओर 35,786 किलोमीटर की दूरी पर ही भूतुल्यकालिक कक्षा स्थित होती है। कौन सी भूतुल्यकालिक कक्षा कहाँ स्थित होती है? 35,786 किलोमीटर की दूरी पर हमारे भूतुल्यकालिक कक्षा अवस्थित होती है। भूतुल्यकालिक कक्षा में पृथ्वी का परिभ्रमण काल तथा उपग्रह का परिक्रमण काल दोनों बराबर होते हैं। अर्थात पृथ्वी जितने समय में एक चक्कर काटती है उतने ही समय में हमारा उपग्रह एक चक्कर काटता है। अर्थात उपग्रह का परिक्रमण काल एक दिन मतलब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। कितना? 23 घंटे 56 दिन, गलत हो गया यहाँ पे मिनट आएगा, 56 मिनट और हमारा क्या 4 सेकंड होता है एक परिक्रमण काल का समय। हो जाता है कभी कभी गलती भी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? भूतुल्यकालिक कक्षा के बारे में। भूतुल्यकालिक कक्षा का उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? संचार उपग्रह के लिए किया जाता है। परंतु भूतुल्यकालिक कक्षा में नौवहन उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। अर्थात हमने देखा था हमारा इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक या फिर IRNSS सीरीज, तो इसका उपयोग भी किया जाता है हमारे किसके लिए? संचार उपग्रह के लिए। तो वही बात संचार उपग्रह के लिए किया जाता है नॉर्मली, लेकिन भूतुल्यकालिक कक्षा में नौवहन के जो उपग्रह होते हैं अर्थात जो नेविगेशन के उपग्रह होते हैं वो भी इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। अब आपको ने इसके बारे में बहुत सुना होगा, किसके बारे में? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या भू स्थिर कक्षा किसे कहते हैं? भू स्थिर कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा का ही एक विशेष प्रकार होता है। भू स्थिर कक्षा पृथ्वी की विषुवत रेखा के समानांतर होती है। क्या होती है? विषुवत रेखा के समानांतर होती है। ये भी आप समझ जाएंगे, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये 3 रेखाएं होती है, ये हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तुम्हारी ये तो भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा है। तो भूमध्य रेखा के चारों ओर यदि हमने ऐसा लगा दिया कि जो इसके सापेक्ष हो अर्थात इसके समानांतर है तो वो कक्षा हमारे भू स्थिर कक्षा होती है, लेकिन वो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही लगनी चाहिए, ताकि वह ऐसा लगे कि रोज जहां है वहां का वहीं वह उपग्रह हमेशा दिखना चाहिए। जैसे पृथ्वी घूमे तो वो भी घूमना चाहिए। तो बात करें आगे। भू स्थिर कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है। यदि हम दूरबीन से लगा के देखेंगे तो वो कभी भी नहीं हिलेगा। क्यों? कि जैसे 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 पृथ्वी घूमती जाएगी वो उपग्रह भी घूमता जाएगा। भू स्थिर कक्षा का उपयोग मुख्यतः संचार उपग्रह के लिए किया जाता है। कहाँ करते हैं हम? संचार उपग्रह के लिए इसका उपयोग करते हैं। परंतु भू स्थिर कक्षा को नौवहन अथवा भू संवेदन हेतु प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन होते हैं ना, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम इसको वापस देख लेते हैं। तो हमारे 35,786 किलोमीटर के हमारे GEO है। तो ये MEO हमारे 2000 से लेके 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो ये सारे ऑर्बिट्स है। वैसे हमने इनको बार बार देख रहे हैं, बार बार देखने की भी जरूरत नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है। वैसे बात करें भूतुल्यकालिक या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा, तो ये इस कक्षा से 200 किलोमीटर नीचे होती है। अर्थात जो हमारे 35,786 किलोमीटर हमने देखा था, तो ये हमारी कौन सी कक्षा थी? ये हमारी भूतुल्यकालिक कक्षा या फिर भूतुल्यकालिक कक्षा थी। तो इससे 200 किलोमीटर नीचे अर्थात 35,586 किलोमीटर की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? हमारी भूतुल्यकालिक या भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा। अब आप सोचते हैं कि ये कक्षा अचानक कहाँ से काम आ गई, जरूरत आ गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ से हमें यहाँ भेजना है। कहाँ भेजना है? कि 35,786 किलोमीटर पर हमें किसी उपग्रह को भेजना है।
और हमारा सैटेलाइट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और फिर यहाँ आके हम उसको छोड़ेंगे तो वो आगे भी तो जा सकता है, क्या आगे भी तो जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। वो आगे जाएगा तो और आगे चला जाएगा, फिर आगे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो इसको घुमा के फिर लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए चाहिए एनर्जी, और हम तो एनर्जी बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक कक्षा होगी कि 200 किलोमीटर पहले वहीं हम उपग्रह को लगा देंगे। फिर इसमें छोटे छोटे थ्रस्ट देंगे, थ्रस्ट का मतलब छोटे छोटे हम दबाव देंगे। तो धीरे 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 करके हमारे 35,586 किलोमीटर पर उसको छोड़ देंगे, और 200 किलोमीटर का अंतर रख देंगे। और 200 किलोमीटर के लिए वो उपग्रह धीरे धीरे धक्का मार मार के इस कक्षा में यहाँ तक पहुँचा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद तो हमारा सैटेलाइट वैसे ही स्थिर हो जाता है। हम इसको देख लेते हैं, भूतुल्यकालिक या भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा। तो इसकी बात करते हैं, हमारे भूतुल्यकालिक कक्षा से 200 किलोमीटर नीचे होती है। बात करें प्रारंभ में, तो प्रारंभ में संचार उपग्रह को भूतुल्यकालिक कक्षा या भू-स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता था, और इसके बाद संचार उपग्रह को भू-स्थिर कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब पहले 200 किलोमीटर पहले छोड़ा जाता है, फिर उसको भू-स्थिर कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर अब बात करेंगे हम होमन स्थानांतरण कक्षा। अब ये भी आपने काफ़ी बार सुनी होगी, लेकिन आप समझ नहीं पाते होंगे इसका मतलब क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें कई बार उपग्रह तो हम इसलिए छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उपग्रह को हमें काम में लेना है हमारे पृथ्वी के लिए। कई उपग्रह हमारे पृथ्वी के लिए काम नहीं आते, क्यों, क्योंकि कई उपग्रह को हम चंद्रमा पे भेजते हैं, किसी को हम मंगल ग्रह पे भेजते हैं। जैसे हमारा शुक्र ग्रह का भी मिशन है, वो धीरे धीरे कैबिनेट ने तो केंद्रीय कैबिनेट है, उसने तो मंजूरी दे दी उसकी, और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वो उपग्रह क्या है, दूसरे ग्रह पे जाएंगे। तो हमारे पास एक ऐसी कक्षा जरूर होनी चाहिए जिसमें हमें क्या है, भेजेंगे पहले ऊपर को, फिर वहां से दूसरे ग्रह पे जाएगा वो। तो उसे हम क्या कहेंगे, होमन स्थानांतरण कक्षा। तो होमन स्थानांतरण कक्षा क्या है, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। क्या होती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है। बात करें इसकी, तो होमन स्थानांतरण कक्षा का उपयोग किसी उपग्रह को एक वृत्ताकार कक्ष से दूसरे वृत्ताकार कक्ष में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। कि जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, यह हमारी पृथ्वी है, क्या, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे मंगल ग्रह है, ठीक है। तो हमने एक उपग्रह यहाँ भेजा, पहले तो वो पृथ्वी के चक्कर काटते रहता, लेकिन एक कक्षा यहाँ पे आती है, यहाँ काटते काटते क्या पृथ्वी के चक्कर काटने के बजाय सीधा कहाँ चला जाता है, मंगल ग्रह पे, और मंगल ग्रह के चक्कर काटने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह चक्कर काटने लगता है। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की वो कक्षा, जो एक उपग्रह, एक ग्रह की वृत्ताकार कक्षा से दूसरे ग्रह की वृत्ताकार कक्षा में स्थानांतरित होने के लिए जो कक्षा लगी है, केवल इतनी सी, क्या, कि जो केवल इतनी सी कक्षा थी, यही हमारी क्या कहलाती है, होमन स्थानांतरण कक्षा कहलाती है। जिससे हमारे पृथ्वी का चक्कर काटते काटते वो उपग्रह क्या होगा, मंगल के चक्कर काटना शुरू कर देगा। अब इसके बारे में तो हमने बातचीत कर ली, इसको मिटा देते हैं, गंदा लग रहा है थोड़ा। बात करें हम ग्रेवियर्ड कक्षा की, किसकी बात करेंगे, ग्रेवियर्ड कक्षा या ऑर्बिट की बात करें, तो ग्रेवियर्ड कक्षा क्या है, पृथ्वी के ऊपर की ओर 36,050 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर और चले जाते हैं, 35,786 किलोमीटर से कितना ऊपर जाना है, थोड़ा सा 200-300 किलोमीटर और ऊपर चले जाएंगे तो वह कक्षा हमारे किसी काम की नहीं है। क्या है, वह कक्षा किसी काम की नहीं है, मतलब ग्रेवियर्ड कक्षा भूतुल्यकालिक कक्षा से लगभग 300 किलोमीटर ऊंची होती है। और उसमें हम क्या करते हैं, जो उपग्रह हमारे किसी काम के नहीं रहते उन उपग्रह को हम वहाँ पे डाल देते हैं। ग्रेवियर्ड का मतलब कब्रिस्तान होता है, क्या होता है, कब्रिस्तान होता है उपग्रहों का। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कि सारे सारे उपग्रह को वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ग्रेवियर्ड कक्षा को जंक कक्षा या डिस्पोजल कक्षा भी कहते हैं, कि काम में लो और फेंक दो। और ये क्या होती है, हमारे 35,786 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर और ऊपर की कक्षा होती है, और वहाँ पे क्या है, वो कक्षा किसी के काम नहीं आती। तो आज के लिए यहीं रखेंगे, आगे इसके आगे हम अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।